again starting. I hope I am audible to the students on team. Now let's start. So as I was saying, this is class 10th again. Going to be interesting and a bit tough. अभी तक आप लोग जो भी मार्क्स पाते थे, जो भी स्कोर्स आते थे, somebody was getting good, somebody was getting average marks. I won't call it bad. Bad marks कुछ नहीं होते, गलती आपकी होती है, आपने पढ़ा नहीं. So I won't call it bad, but अब आपको पता लगेगा कि अभी तक 60 में रैंक निकलती, 60 में और 40 में, whatever the capacity of the class was. But now you would get to know where do you stand when it comes to the whole nation. ये पूरे देश में आप कहाँ खड़े हो. फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझो कि एक आपकी लोकेलिटी है, वहाँ क्रिकेट खेलते हैं, कोई एक बहुत अच्छा खेलता, आपने लोकेलिटी का बेस्ट है, जब भी टीम डिस्ट्रीब्यूट होती है सब टॉस जीत के उसको सबसे पहले भागना चाहते, तो ठीक है मोहल्ले के तो बेस्ट प्लेयर हो गए आप. बट अब क्या होगा, Where do you stand when it comes to the whole nation? पूरे इंडिया में आपकी क्या परफॉर्मेंस है? क्या आप अपने स्टेट से या अपने सिटी से वो एक अक्षर पटेल बन के निकल सकते हैं जो पूरे गुजरात को रिप्रेजेंट करेगा एक सीरीज में एंड प्रोबेबली गेट इंडिया टू विक्ट्री. बट यहाँ पे जीतने का तो नहीं है, यहाँ पे आपको अपने लिए करना है. तो क्लास 10 का बोर्ड ये पहला ऐसा मौका होता है when you get to know this. और साइंस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, सभी जानते हैं. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. अभी तक आप क्लास 8 तक पढ़ते थे तो कुछ चैप्टर्स होते थे जो ज़्यादा अच्छे लगते थे. जैसे फिजिक्स में नॉर्मली आपने हीट का चैप्टर पढ़ा होगा, लाइट का चैप्टर पढ़ा होगा, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इस तरह से अलग अलग टॉपिक्स. इलेक्ट्रिसिटी का भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन रहा होगा, बट वो हीट के चैप्टर में रहता होगा जहाँ हीटिंग अप्लायंसेस के बारे में बात होगी. और एटॉमिक स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन, इस तरह की चीजें आपने थोड़ा बहुत केमिस्ट्री से रिलेटेड किसी चैप्टर में पढ़ी होगी कि एक एटम होता है स्मॉलेस्ट यूनिट, फिर उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होता है, एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज. इस तरह से आपने पूरा साइंस अभी तक थोड़ा बहुत पढ़ रखा हो. बट अब नाउ वी ड्वेल डीपर इनटू द वर्ल्ड ऑफ साइंस नाउ, एंड सिंस माय सब्जेक्ट इज फिजिक्स, मुझे फिजिक्स पढ़ाना है, तो फिजिक्स में अब आप थोड़ा और अंदर की चीजें जानेंगे. जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन व्हेन इट कम्स टू रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्लेन मिरर. हम जानते हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा, रे रिफ्लेक्ट भी उसी एंगल पे. बट अब क्या होगा, अब फॉर्मूले आ जाएंगे कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर पे है, इमेज कहाँ बनेगी. अब आप उसे न्यूमेरिकली सॉल्व करोगे. इलेक्ट्रिसिटी है तो कितने मैग्नीट्यूड का चार्ज बह रहा है या करंट है, वोल्टेज है, इस तरह की चीजें जानोगे. जैसे आपके स्पेक्स इसने पहन रखे हैं, जैसे तो इसके स्पेक्स में जैसे कौन सा लेंस यूज हो रहा है, वो तो अभी तक आप लोगों ने मोर और लेस पढ़ रखा होगा. मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, जो आई डिजीजेज होते हैं, ठीक है. मायोपिया में क्या होता है, दूर का नहीं दिखता, और हाइपरमेट्रोपिया में पास का नहीं दिखता. पढ़ रखा है. अब इसी में और डिटेल में हम जाएंगे फिजिक्स में इस बार. तो जैसे जो फर्स्ट चैप्टर होगा, जैसे तो हाँ, डिड आई इंट्रोड्यूस माय सेल्फ? नो, माय नेम इज उत्कर्ष त्रिपाठी एंड I am your physics teacher. Now let us start. तो जो पहला डेट, what's the date today? It's 7th. 8. Good. You all know the date. के बगल, पेंसिल के नीचे तो थोड़ा बगल, सबसे बगल वाला टच करिए तो होगा. हाँ सही है, टच करिए. ओके. That date नहीं डालना है. It's not working very properly. सबको पता है ना, today it's 8 April 2021. So जैसे हम बात करेंगे हैंड राइटिंग मेरी इतनी पुअर है नहीं जितनी इस पे बन के आ रही है. सब ब्रश चेंज कर लिए, इससे सही हो जाएगा. ब्रश
सेकेंड, ठीक है, फिजिक्स है। एंड चैप्टर्स के जैसे बात हुई तो इलेक्ट्रिसिटी की है। यू डोंट नीड टू नोट डाउन। पहला क्लास है, इंट्रोडक्टरी क्लास है। फिर एक हो गया लाइट का चैप्टर। अब इस लाइट के चैप्टर में आप रिफ्रैक्शन भी जानेंगे, रिफ्लेक्शन भी जानेंगे, ह्यूमन आई को और डीपली स्टडी करेंगे थोड़ा सा कि क्या वर्किंग है उसकी और बाकी चीजें कैसी हैं। फिर एक इंटरेस्टिंग चैप्टर आता है जिससे थोड़ा सा डर लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे, अल्टीमेटली हाउ इज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। जैसे आपने सुना है कि ये थर्मल पावर प्लांट है, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, बहते हुए पानी से बिजली बनाते हैं। सो हाउ एग्जैक्टली इज दिस बिजली क्रिएटेड। ऐसा तो है नहीं कि बस पानी बह गया और जादू से आ गई, नहीं। विंड मिल है, घूम रहा है, तो क्या उसके ब्लेड के घूमने से कैसे अपने से तो इलेक्ट्रिसिटी आ नहीं जाएगी। देयर मस्ट बी सम डिवाइस और सम अरेंजमेंट दैट इज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो पहली बार जिसने भी इसे ढूंढा, द पर्सन हु डिस्कवर्ड इट, कि इस तरह से भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके पहले क्या था, लाइटनिंग। पहला वो एक्सपेरिमेंट पर रखा था ना, बारिश में उसने पतंग उड़ाई तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगा, उसने जाना इलेक्ट्रिसिटी क्या है। बट इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअल में प्रोड्यूस कैसे होगी, कौन से फिनोमेना से होगी। और बिलीव मी, द थिंग दैट यू आर गोइंग टू स्टडी, अपने आसपास जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी देख रहे हो, ऑलवेज थैंक मिस्टर माइकल फैराडे कि उन्होंने इस फिनोमेना को ऑब्जर्व करा और आज हम उन्हीं के लॉज पे बेस्ड एक ऐसा डिवाइस बना पाए जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो लाइट हो गया। अब ये जो फिनोमेना है जिसमें ये बताया गया है, ये चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक, हाँ, मैग्नेटिक इफेक्ट। ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा स्पेलिंग होता है, अफेक्ट, इफेक्ट, थिंग्स लाइक दैट। मैग्नेटिक इफेक्ट्स, अब यहाँ जगह नहीं है, ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज द नेक्स्ट। ठीक है, तो है क्या कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है कहीं, जैसे शॉक लगा है आज तक सबको, तो ये तो पता ही होगा इलेक्ट्रिक करंट हाउ डज इट फील। यस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करता है तो वो बस एक चीज ऑब्जर्व करिए कि उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड है। यस सर। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, व्हाट इज दिस मैग्नेटिक फील्ड। तो सबने बार मैग्नेट देख रखा होगा। इट अट्रैक्ट्स आयरन, या फिर अगर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो आयरन को अपनी तरफ खींच पाए तो वो खुद खींच जाता है। जैसे यू मस्ट हैव सीन दोज मैग्नेट्स, अभी जिसको तो हम अक्सर कहीं भी लोहा देखते हैं चिपकाते हैं, जब फर्स्ट टाइम हमने देखा होगा कि अच्छा हाँ ये चिपक जाए। सो दैट इज व्हाट मैग्नेटिक फील्ड। ये देखा गया कि एक वायर में अगर करंट आ रही है तो वो एक मैग्नेट के जैसा बिहेवियर एग्जिबिट कर रहा है। तो इसको कहा गया कि नहीं, करंट में भी मैग्नेटिज्म है और इसको हम यूज करते किसी तरह। और इसी तरह हम इलेक्ट्रोमैग्नेट, आपने पढ़ा होगा, बनाते थे एक वायर, एक लोहे की रॉड में वायर लपेटा, बैटरी से कनेक्ट करा, तो वो आयरन फिलिंग्स मतलब लोहे के फाइन पाउडर को अपने ऊपर चिपका दे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज टू प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म, ये बात समझ में आ गई। बट हाउ मैग्नेटिज्म कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ये डिस्कवर करा था माइकल फैराडे ने। तो वो हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे कि जनरेटर क्या होता है। करंट भी सिर्फ एक तरह की नहीं होती है, एसी करंट होती है, डीसी करंट होती है। AC stands for alternating current and DC stands for direct current। अब मोटर क्या होती है, जैसे ये फैन घूम रहा है तो ऐसा क्या होगा कि बस इसके ब्लेड में हमने तार छुआ लिया, ये घूमने लगा, ऐसा तो है। अगेन देयर मस्ट बी सम डिवाइस, सम अरेंजमेंट जो कि इस मोशन को पॉसिबल कर रहा है। जैसे ट्यूबलाइट है तो उसमें क्या होता है, ये तो LED है आई गेस, और जो ट्यूबलाइट्स होते थे पहले जिसको फोड़ देते थे हम तो उसमें से एक लगता था जैसे गैस बाहर है। यस, सब ने ट्यूबलाइट फोड़ी होगी जब पुरानी हो जाती, वो आवाज सुनने में बहुत अच्छी लगती, दैट स्मॉल ब्लास्ट साउंड, दैट कम्स आउट। पुराना बल्ब, फ्यूज बल्ब भी अगर किसी ने दूर से फेंका होगा तो जो एक पॉप साउंड आता है, सबने किया होगा ऐसा। तो वो था, तो उसमें क्या होता है कि गैस मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है थ्रू अ मीडियम ऑफ गैस, एक एंड से दूसरे एंड पे ट्यूबलाइट। तो जब इलेक्ट्रिसिटी उसमें से फ्लो होती है तो गैस स्टार्ट्स ब्लोइंग। इस फिनोमेना को कहते हैं कि फ्लोरोसेंस हो रहा है। तो वो हमें लाइट इमिट करता है और हमें रोशनी मिलती है। तो इलेक्ट्रिसिटी की बात ये हो रही थी।
और इसके बाद लाइट के बारे में भी हमने बात कर ली। एक चैप्टर है डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी के सोर्सेज के बारे में तो ये ईवीएस में और साइंस में अक्सर आप सबने पढ़ रखा होगा कि एनर्जी के सोर्सेज क्या है। प्राइमरी सोर्स तो सन है, वट एवर एनर्जी वी आर गेटिंग इज फ्रॉम द सन, ठीक है। वो प्लांट्स अब्सॉर्ब करते हैं, फिर वो हर्बीवोरस एनिमल्स प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, वो एनर्जी उनमें आती है। देन वी कंज्यूम ईदर दोज हर्बीवोरस एनिमल्स जिन्हें कार्निवोरस कहते हैं, या फिर हम डायरेक्टली प्लांट्स खाते हैं जैसे जो वेजिटेरियन लोग खाते हैं, ठीक है। तो वो एनर्जी हमें मिलती है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, नॉर्मली ह्यूमन बीइंग्स आर डिपेंडेंट अपॉन फॉसिल फ्यूल्स फॉर मोस्ट ऑफ द एनर्जी रिक्वायरमेंट दैट दे हैव। तो फॉसिल फ्यूल्स कैसे हुआ कि हजारों साल पहले जो मैटर जमीन में दब गया वो चेंज हुआ क्रूड ऑयल में। क्रूड ऑयल से हम पेट्रोल ले रहे हैं, डीजल ले रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वी आर यूजिंग दैट फॉर डिफरेंट पर्पसेस। गैसेस अब सीएनजी आ गया है, एलपीजी आ गया है, तो ये सारी चीजें फॉसिल से होती है। अब समय के साथ ये रियलाइज हुआ ना कि ये इतने से नहीं चल पाए, फॉसिल्स खत्म हो जाएंगे। फिर जब फॉसिल्स बर्न हुए तो ये देखा कि नहीं, इसको यूज करना से काम नहीं चल रहा है। इसका यूज करने के बाद, बर्न होने के बाद जो बाय प्रोडक्ट्स आ रहे हैं दैट आर रियली हार्मिंग द एनवायरमेंट, हार्मिंग द सराउंडिंग्स एंड आर गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर द फ्यूचर जनरेशन। आने वाली पीढ़ी के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एक फिनोमिना ग्लोबल वार्मिंग का हम देखते हैं, CO2 एमिशन से जो प्रॉब्लम आई, सबने पढ़ रखा होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट। कि CO2 जाता है, अपर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर में इकट्ठा हो जाता है, एंड जैसे जब ड्यूरिंग द डे टाइम सन का हीट आता है, हीट आती है, और जैसे ही रात होती है तो वो हीट रिफ्लेक्ट हो जाती है इनटू द आउटर एटमॉस्फेयर। बट ये जो CO2 इकट्ठा हुआ है, ये उस हीट को जाने नहीं देता। तो जैसे एक कांच के ग्रीन हाउस में हम थोड़ी सी हीट बनाए रखते हैं कि प्लांट्स एग्जिस्ट कर सके इन प्लेसेस वेयर द टेम्परेचर्स आर वेरी लो, तो वैसे ही अर्थ भी एक तरह का ग्रीन हाउस बनता जा रहा है। होगा क्या, टेम्परेचर्स राइज होंगे। नाउ लॉट ऑफ वाटर इज फ्रोजन इन द पोलर आइस कैप्स, सबने पढ़ रखा है। और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल का आइस जो है मेल्ट होगा, तो अल्टीमेटली पानी बन के वो कहाँ आएगा, ओशंस में आएगा। एंड इफ द ओशंस राइज, आप लोगों ने बहुत सी मूवीज भी देख रखी होंगी कि जैसे द डे आफ्टर टुमारो 2011, ओशंस राइज हुए तो कैसे सुनामीज आए। तो अब उतना एक्सट्रीम तो अभी तक ह्यूमन बीइंग्स ने नहीं ऑब्जर्व करा है, बट हाँ ये है कि कोस्टल एरियाज में जैसे जैसे वो बर्फ पिघल के पानी का लेवल बढ़ाएगी, तो वो धीरे धीरे पानी कोस्टल एरियाज में और ऊपर आए, एंड gradually it's going to lead to what, flooding of the coastal area। तो ये एक है CO2 emissions का। तो ये भी देखा गया कि नहीं, और किन किन सोर्सेज से हम एनर्जी ले सकते। तो ये हुआ कि सन है, सन की एनर्जी हमें एटलीस्ट दिन के 8 घंटे तो मिल रही। देन व्हाई नॉट पुट इट टू सम यूज। तो फिर सोलर सेल्स का एक तरह से कहने की इन्वेंशन या डिस्कवरी वर्ड यूज करना नहीं होगा, बट सोलर सेल्स वर समहाउ क्रिएटेड, ठीक है। और हुआ क्या कि सन की लाइट को यूज करके उन्होंने उसे एनर्जी को कन्वर्ट करा किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। देन दे यूज दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू चार्ज अ बैटरी, जैसे हमारे इन्वर्टर का बैटरी चार्ज होता है, और फिर उसे हम यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, अलग से इलेक्ट्रिसिटी नहीं खर्च हुई, हमने सन की रोशनी को ही डायरेक्ट यूज कर लिया। तो उसने क्या करा, अल्टीमेटली इट सेव्ड अस अ लॉट ऑफ ग्रेट अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन। जैसे थर्मल पावर प्लांट है, ऊंचा हार एक जगह है मतलब अपने पास अगर देखा हो, तो वहां पे NTPC का प्लांट है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। वहां इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, वहां कोल का यूज करते हैं, दे बर्न द कोल, generate heat from it, that heat is used to further heat up water and convert it to steam। फिर उस स्टीम से हम टरबाइन रोटेट करा के अल्टीमेटली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो जब वो कोल बर्न हो रहा है तो जाहिर सी बात है इट्स गोइंग टू रिलीज लार्ज अमाउंट्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। बट अगर हम सोलर एनर्जी को हार्नेस कर लें तो इस कोल के कंजम्पशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं। एलिमिनेट वर्ड हम नहीं यूज करेंगे क्योंकि अभी बहुत समय लगेगा पूरी तरह से सोलर एनर्जी पे स्विच करने। फिर दूसरी एनर्जी सोर्स क्या हुआ विंड का। हमने सबने देखा हवा चलती है तो बजाय इसके कि सिर्फ उस हवा में पतंग उड़ाए, लेट अस पुट इट टू सम गुड यूज।
तो उन्होंने विंड मिल्स का इन्वेंशन करा। पहले विंड मिल्स का यूज होता था कुएं से पानी निकालना, वो ब्लेड्स घूमते रहते थे, तो दे यूज टू मतलब यूज इट फॉर फेचिंग आउट वाटर फ्रॉम द वेल, और या फिर कुछ भी रोटेट कराने का, जैसे तेल की चक्की होती थी, जैसे इन वेरी ओल्ड टाइम्स चक्की होती थी जिसे घुमाते थे तो मसाला बनता था, आई मीन टू ग्राइंड थिंग्स। तो तेल की चक्की ऐसे होती थी, तो या तो उसमें ये बुलर्स यूज होते थे जो घूमते रहते थे और तेल आता था, या पानी खींचने के लिए, या फिर एज ह्यूमन बींग्स गॉट एडवांस, उन्होंने विंड मिल्स का यूज करना भी इसमें चालू किया, स्टार्ट करा। बट ये हुआ कि इससे इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करें, तो उन्होंने क्या करा कि विंड मिल्स को एक छोटे छोटे टरबाइन से जोड़ दिया। इसीलिए आप देखेंगे एक विंड मिल इलेक्ट्रिसिटी उतनी नहीं प्रोड्यूस करता, जहां पे होता है पूरे विंड मिल्स का फार्म होता है, वहां सैकड़ों विंड मिल लगे हैं। सो दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इनफ टू रन अ स्मॉल टाउन और अ सिटी। बट वो भी कहाँ पे, जहाँ 24/7 हमें पता है कि हवा रुकनी नहीं, लाइक इन द कोस्टल एरियाज, वहां यूज कर सकते हैं। लैंड ब्रीज, सी ब्रीज सब में पढ़ रखा होगा, कॉन्स्टेंट विंड ब्लो करनी ही करनी। बट जैसे अब हम लोगों का प्लेन्स का एरिया है, यहाँ ठीक है हवा है तो है, या कभी कभी आंधी भी आ जाएगी, या अब गर्मियों के मौसम में हम देखेंगे शाम को हम लोग छत पे जाते कहते हैं यार बिल्कुल हवा नहीं है, बहुत गर्मी लगे, तो ऐसी जगह पे विंड मिल्स के नॉट भी सक्सेसफुल। फिर देखा गया कि जैसे हमारे प्रयागराज में है रिवर गैंजीज या गंगा रिवर इज फ्लोइंग, तो यहाँ देखते हैं कि अब तो बहुत कंट्रोल हो गया, वरना पहले इसका फ्लो बहुत तेज है। और ये ऑब्जर्व करा गया कि उत्तराखंड और इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश जहाँ पे ये रिवर फ्लो कर रही है बहुत तेज था इसका बहाव, तो क्या व्हाई नॉट पुट दिस एनर्जी इनटू यूज। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का भी उसमें काम हुआ, फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स बनाए गए, बट उसके एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज आए, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग टू स्टडी। फिर एक ये देखा गया कि टाइडल एनर्जी जहाँ टाइड्स आ रहे हैं कोस्टल एरिया से, हाई टाइड लो टाइड पड़ा होगा, मून के फेजेस के हिसाब से होता है, न्यू मून डे, फुल मून डे, टाइड्स, लो टाइड, हाई टाइड। तो देखा गया कि जब ये पानी भी बह रहा है तो व्हाई कांट वी पुट इट टू सम यूज, तो टाइडल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आया। फिर लास्ट में एक और चीज डिस्कवर की गई, न्यूक्लियर एनर्जी का। तो न्यूक्लियर एनर्जी में क्या हुआ कि एक फिनोमेना होता है रेडियो एक्टिविटी का। तो रेडियो एक्टिविटी को आप कैसे समझोगे, ऐसे समझो कि सब ने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स किसमें होते हैं, एटम के न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, और कितने एलिमेंट्स होते हैं टोटल, तो कुछ 110, 115 या 118 इस तरह से है, 180 एलिमेंट्स। तो अब ये चीज पढ़ रखी तुम लोगों ने कि अगर दो लाइक चार्जेस को साथ में रखोगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जैसे दो पॉजिटिव्स को रखोगे तो वो रिपेल करेंगे, दो नेगेटिव्स को रखोगे तो वो रिपेल करेंगे। सो होता क्या है कि न्यूक्लियस में बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं, सब पॉजिटिवली चार्ज है, टिल अ सर्टेन एटॉमिक नंबर तो न्यूक्लियस उनको रोक लेता, बट व्हेन दिस नंबर इंक्रीजेस, तो अब न्यूक्लियस इज गोइंग टू फेस प्रॉब्लम्स ना। 50 लोग हु हेट ईच अदर वेरी बैडली आर फाइटिंग अमंग्स देमसेल्व्स, नाउ इट्स गेटिंग डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस टू कंट्रोल दैट। तो अक्सर क्या होता है, ये न्यूक्लियस कह दो एक तरह से फट जाता है, एंड the protons as well as the neutrons they escape out of the nucleus। तो अब रेडियो एक्टिविटी में अगर कार्टून्स देखा हो जैसे, या एवेंजर्स मूवी देखी हो, तो उसमें जो हल्क है वो कैसे बना, गामा रे। Yes sir, gamma। तो ये गामा रेज आती कहां से, दे कम फ्रॉम दिस फिनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो जब ये प्रोटॉन भागा या फिर एक इलेक्ट्रॉन भागा, डिड समबडी से समझो। Yes Microsoft Teams। माइक्रोसॉफ्ट टीम प्लीज म्यूट योरसेल्फ, अगर कुछ पूछना होगा तो प्लीज डिस्कस इट लेटर, ठीक है। तो अब ये प्रोटॉन या न्यूट्रॉन जब निकल के भागा तो इसके बाद गामा रे निकल, Yes sir। ठीक है। तो अब इन्होंने देखा कि ये जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स निकल रहे, दे हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी इन देम, तो व्हाई कांट वी पुट दिस एनर्जी टू यूज, पुट इट टू सम यूज। तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि जो जैसे हम थर्मल पावर प्लांट में पानी को गर्म करने के लिए कोल का यूज कर रहे थे, तो ये न्यूक्लियर एनर्जी का यूज कर सकते हैं इसका। तो दैट इज हाउ द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स केम इनटू एक्जिस्टेंस। रेडियो एक्टिविटी के फिनोमेना को यूज करते हुए इन्होंने पावर प्लांट बनाया। अब न्यूक्लियर एनर्जी में क्या है कि सपोज देयर इज सम एलिमेंट टू द साइज ऑफ दिस पेन,
तो अब हम जानते हैं कि इसमें ट्रिलियंस या जिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स होंगे, एटम्स होंगे। तो अब ये जब तक डिके होगा ये हमें बहुत ढेर सारी एनर्जी दे चुका होगा। तो इसमें क्या होगा, इतना सा बर्न होगा, बहुत लंबे समय में बर्न होगा और उतना ज्यादा एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी नहीं होगा। बट इसका प्रॉब्लम क्या था कि हम पढ़ेंगे इसे आगे चैप्टर में कि ये थोड़ा डेंजरस है। न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन दो चीजें रेडियो एक्टिविटी में होती हैं। तो ये जो पावर प्लांट्स होते हैं नॉर्मली न्यूक्लियर फिशन पे बनते हैं। अब ये दोनों क्या है, स्टडी इट लेटर, बट अभी के लिए इतना जाना, ठीक है। तो ये था, और इसी फिनोमेना पे क्या होता है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी बनते हैं, वो फ्यूजन पे काम करते हैं, वेयर अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, और वो एनर्जी इतनी होती है कि शायद इफ वी आर स्टैंडिंग व्हेन द न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड्स, हमारी बोन्स तक वेपराइज होते हैं। वेपराइज मतलब समझ रहे, जैसे पानी धुआं बन के हो जाता है उस तरह से हम लोग वेपराइज होते हैं। तो वो एक डेंजर इश्यूज भी है, प्लस न्यूक्लियर वेस्ट जो बनता है उसे डिस्पोज कहाँ करोगे, जिस भी एरिया में उस न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोज करोगे दैट एरिया इज गोइंग टू बिकम इनहैबिटेबल फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि उसके आसपास फिर ये रेडिएशन बहुत रहेगा। और ये एवेंजर्स मूवी में था कि डॉक्टर बैनर बिकेम हल्क, बट रियलिटी में आप कैंसर से मर जाओ, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम आई। तो दीज वर सम ऑल्टरनेट मेथड्स ऑफ जनरेटिंग एनर्जी। तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी वाले चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन आई हो गया, लाइट का रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। अब इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है उसमें बेसिकली क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी, करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज, करंट मेजर करने की यूनिट क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और कैसे डिवाइसेस में कितना करंट हम यूज करेंगे, ये सारी चीजें हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग ये 3 पिन प्लग देख रहे हैं, एक छोटा सा होता है, एक थोड़ा बड़ा वाला होता है, जिससे हम लोग हाई पावर कंजम्पशन की, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, ब्लोअर हो गया, ये सब। तो अब इसमें क्या है, ये अलग अलग करंट कैपेसिटी की होती है। तो ये सारी चीजें की क्या यूनिट होती है, कैसे हम डिसाइड करते हैं कौन सी डिवाइस कितना करंट कंज्यूम करेगी या कितना वोल्टेज लगेगा, वोल्टेज एग्जैक्टली किस चिड़िया का नाम है, ये सारी चीजें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़े। सो दिस ऑल वाज अ ब्रीफ समरी कि आने वाले साल में हम इसमें क्या पढ़ेंगे। एंड सीबीएसई इज नाउ चेंजिंग इट्स अप्रोच। वो बुक के क्वेश्चन से ज्यादा वो ये अब टेस्ट करता है द नॉलेज दैट द स्टूडेंट हैज रिसीव्ड थ्रू आउट द ईयर। वो न्यूमेरिकल तो सॉल्व कर लेगा याद कर, उसे डेफिनेशन आ गई करेंगे, बट हाउ कैन ही और शी पुट इट टू यूज इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस ऑफ योर लाइफ। कि अगर इस इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर को पढ़ने के बाद यू गो टू बाय सम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और तुम सही चीज खरीद के ले आए, तब तो सीबीएसई सेज कि इट्स वर्थ टीचिंग द स्टूडेंट्स ये चैप्टर। अदरवाइज तुम इसे पढ़ के भूल गए एग्जाम पास करके तो फिर प्रॉब्लम है। वी नीड टू रीविजिट द एजुकेशन सिस्टम। तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को डेवलप करेंगे। क्वेश्चंस भी अब ऐसे ही पुट अप होते हैं बोर्ड एग्जाम्स कि अब आपकी रीजनिंग एबिलिटी और नॉलेज को यूज करके आप कैसे रियल लाइफ में अप्लाई कर रहे हो, इस पे ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता। तो इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। सो दैट वाज अ ब्रीफ समरी एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज कि मास्क उतार दिया हमने, बट मास्क इसलिए उतारा कि ऑडिबिलिटी बेटर, वरना वॉइस थोड़ी सी दब जाती। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर। इस पे हम पूछना चाहेंगे बल्कि कि पहला चैप्टर कौन सा पढ़ना चाहो, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, कौन सा? डायरेक्टली लाइट स्टार्ट कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, डू वन थिंग, अपने ग्रुप पे एक छोटा सा वोट ऑर्गेनाइज करा देना। सिंस इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, सो वी विल सी जिस चैप्टर के साथ मैक्सिमम वोट्स रहेंगे उसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। बट हाँ, फिनिश दिस एक्सरसाइज बाय टुडे ओनली, जिससे कि डिसाइड हो जाए एंड वी कैन स्टार्ट स्टडीइंग द चैप्टर्स फ्रॉम टुमारो। ठीक है? सो आई गेस द टाइम इज ओवर। 10:40 to 11:10 was the class. Yes. Yeah, please. Now you can ask, but one person at a time. Chaos मत create करना। Sir, so today what we have to do
I would say go through your NCERT book, physics के कौन से chapters हैं, and at least try studying the first paragraph of every chapter so that you can know what are you going to study in this chapter. एक overview ले लेना, like I gave you the best I could कि क्या पढ़ना है, but तुम लोग भी एक बार इससे just go through the first paragraph of all the chapters. ठीक है? Proper study, notes, preparation and everything will start from the next class. So is it okay? Yes, sir. Now can I ask a question? Yeah, sure. Sir, alpha rays were positively charged. What? Yes. Now gamma rays. Gamma rays are not charged. Alpha are exactly not rays. They are particles. Yes, sir. बीटा भी पार्टिकल होता है, बट नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसे कह देते हैं कि दे आर रेज, अल्फा रेज, गामा रेज, बीटा रेज. बीटा एक्चुअली गामा इज द ओनली रे, अल्फा एंड बीटा आर पार्टिकल्स. एनीथिंग? They don't carry any charge. Gamma rays don't carry any charge. Alpha particles carry the positive charge. Beta rays are actually neutrons. So neutrons, as you all know, don't carry any charge. So it means beta and gamma. Beta, your voice is cracking. Beta and gamma don't have any charge. Yeah, that's a correct conclusion to make. Anything else? Okay, then that's all for today. Thank you, class. I hope you all enjoyed it. Yes, sir. And I try to make it interesting for you all throughout the year. Thank you.